आज का ये महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन हम बहुत सुंदर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत जब हमने शुरू की है और जिसका सुंदर विषय महिला सशक्तिकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन और उसका प्रथम सत्र सायंकालीन सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उस सुंदर सत्र को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आज के हमारे मंच के वक्ताओं को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। आज के मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे अनुपम जी, मानसी प्रधान जी, बहन चंद्रमुखी देवी जी। मेरा आपसे अनुरोध है आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ मैं अनुरोध करने जा रही हूं राजयोगिनी बहन सुषमा जी से, आए मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी से, वो भी आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है हमारे मेहमानों का आप तालियों के द्वारा सम्मान करेंगे। नारी शक्ति हमारे बीच है, जिन्होंने अपने जीवन को साधा है, तपाया है कुछ करने के लिए, कुछ समाज को देने के लिए। इसलिए अवश्य हम सम्मान में तालियां अच्छे से बजाइए। अनुपम जी से भी अनुरोध है, आएंगे। बहनों से अनुरोध है मंच पर बैठे हुए हमारे विशिष्ट मेहमानों का तिलक और फूलों के द्वारा अभिनंदन करेंगे। जो ये फूलों की खुशबू दूर दूर तक अपना प्रभाव डालती है, वातावरण को महकाती है, मैं ये मानती हूं कि महिला की शक्ति भी, नारी शक्ति भी अपना प्रभाव पूरे विश्व पर डालती है। बिगर नारी सोच कर देखिए क्या संसार संभव है। सोच कर देखिए समाज संभव है, परिवार संभव है। वो महान शक्ति जो समाज को श्रेष्ठ समाज बनाती है, घर परिवार को परिवार का रूप देती है, जो देश को सबल देश बनाने में मदद करती है, जो युग का परिवर्तन कर स्वर्ग का रूप देती है, वो नारी शक्ति है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए मधुरवाणी ग्रुप का आह्वान करते हैं। वो स्वागत गीत
प्रस्तुत करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप अपना स्वागत गीत रखेंगे और बहनों से अनुरोध है, हमारे बीच मंच पर आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, राजयोगिनी सुषमा दीदी जी, दोनों दीदियां आ चुकी हैं। आप उन्हें पुष्पों के द्वारा और तिलक के द्वारा सम्मानित करें। तू संतति की संरक्षक है, तू संस्कृति की संरक्षक, मानवता की रक्षक है, तू जग जीवन की है रक्षक। महिला सशक्तिकरण से होगा समाज का परिवर्तन और मानवता की रक्षक महिला। आपका करते अभिनंदन, हम आपका करते अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ शुभारंभ करें। महिला सशक्तिकरण से ही होगा समाज का परिवर्तन, मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। महिला सशक्तिकरण से ही होगा समाज का परिवर्तन, मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। संतति की संरक्षक है, संस्कृति की संरक्षक, मानवता की है रक्षक, तू जग जीवन की है रक्षक। तू संतति की संरक्षक है, संस्कृति की संरक्षक, मानवता की है रक्षक, तू जग जीवन की है रक्षक। सुखमय समाज की रचता तू, महिला नवयुग का दर्पण, सुखमय समाज की रचता तू, महिला नवयुग का दर्पण, मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। सौ निराशाएं रहे, विश्वास यह दृढ़ मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभू न सकता भूल है। सौ निराशाएं रहे, विश्वास यह दृढ़ मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभू न सकता भूल है। अवसर यही वह आया है, होना जग सेवा में अर्पण, अवसर यही वह आया है, होना जग सेवा में अर्पण, मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। सशक्त बनाती शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारियां, राजयोग और मूल्यों से महका रही जग प्यारियां।
सशक्तिकरण का है, इससे उत्तम क्या उदाहरण। मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। महिला सशक्तिकरण से ही होगा समाज का परिवर्तन। मानवता की रक्षक महिला, आपका करते अभिनंदन। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई एन पाठी, मधुर वाणी ग्रुप। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दूं उससे पहले आज का जो विषय है नारी समाज की या कहूं मानवता की रक्षक है, मुझे ख्याल आ रहा है विवेकानंद का वो प्रसंग जब उनको धन की जरूरत थी। लोगों ने उनसे कहा कि जाओ तुम मां से धन मांगो। गए वो मां के पास और धन मांगने की बजाय सद्विवेक मांगा, क्योंकि सद्विवेक होगा तो सब कुछ होगा। नारी शक्ति ही वो शक्ति है जो प्रभु प्रदत्त गुणों को रखती है अपने पास, जिससे वो जीवन को सद्विवेक देती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। नारी शक्ति दुनिया को दिशा देने का कार्य करती है। तो आइए इस विषय पर आगे चलें। उसके लिए मैं शुभकामनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण दे रही हूं। हमारे बीच अनुपम जी विराजित हैं। आप आरएसएस के सीनियर मेंबर, गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट्स, उनको देखते हैं। आपसे अनुरोध है आप अपना शुभकामनाएं हमारे मध्य रखें। भ्राता अनुपम जी। परम आदरणीय श्रद्धेय मंच पर विराजमान सभी दीदी वृंद तथा यहाँ पर सभागार में उपस्थित हमारी माताएं बहनें तथा सभी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बंधु, मेरे लिए इतने बड़े सभागार में, इतने अच्छे वातावरण में अपना विषय रखने का जीवन में ये पहला अवसर है। इसलिए डर लगता है। इतने सुधी लोग जो एक विशेष साधना में लगे हैं, रत हैं, उनके समक्ष कौन सी बात रखी जाए। परंतु हमको लगता है कि शिव बाबा का ऐसा मुझे आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ है, मानो मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि उन्होंने आदेश दिया है कि नहीं, जाओ और कुछ बोलो। इसीलिए मुझे शायद कुछ ताकत मिली है। अपने शास्त्रों में भी कहा ही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया। तो बाबा ने बिना कुछ बोले बहुत शांति से आज ये फलीभूत किया है। पूरे दुनिया के अंदर आज एक मॉडल
आदर्श हम सबके बीच में साक्षात्कार किया है कि वास्तव में जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान साक्षात साथ में रहते हैं। गीता में भी भगवान ने बोला है यदा यदा ही धर्मश्च, यदा यदा 2 बार बोला है। जब जब होगी धर्म की हानि तब तब मैं अवतार लूंगा। तो ऐसा लगता है कि साइक्लिक और जो अपना ये आध्यात्मिक केंद्र है उस रूप में फलीभूत होता दिख रहा है। मुझे यहां आने के बाद पता चला कि ये जो आज अपने भारत के राष्ट्रपति महामहिम आए थे ये पहले नहीं थे, पूर्व के भी राष्ट्रपति यहां पर आ चुके। इसलिए इस संस्थान की गंभीरता को सारा विश्व समझता है। हम सब किसी न किसी मां के पुत्र हैं, इसलिए आज के वातावरण में और जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है तब मुझे कई बार ये जो शब्द है ऊपर से लादा हुआ लगता है। हमारे यहां तो नारी सशक्तिकरण है ही, बिना नारी के तो समाज की कोई कल्पना ही नहीं है। लक्ष्मी गणेश, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। हमने अलग से करके देखा ही नहीं। कुछ कालखंडों के संघर्षों के पश्चात बहुत सी संस्कृतियों के आदान प्रदान के कारण ऐसे आज शब्द गढ़े जाने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि जैसा अपना परिवार ये जिस साधना में लगा हुआ है इसका एकमेव उत्तर यही है। इन बातों का समाधान ये अपने परिवार से, घर से ही शुरू होगा। और जहां जहां परिवार में ऐसी व्यवस्था है हम देखते हैं कि ऐसे परिवारों में और ऐसे संस्कार अपने आप फलीभूत होते हैं। आज ये बहुत ही देख करके आश्चर्य होता है, जिस देश के अंदर ऐसी विदुषी महिलाएं नहीं हो जो योग्य रीति से धर्मशास्त्रों पर और अपना विषय रखते हो। अपाला, घोषा, दमयंती ऐसे नाम आते, मीरा, स्वाधीनता के भी संग्राम में कितने हमारे, चाहे लक्ष्मीबाई हो, हम राजस्थान की भूमि पर बैठे, कितनी माताओं ने जौहर किया। भरा इतिहास है। तो उनके यश गौरव की आज कल्पना मात्र नहीं है। तो फिर से हमको उस दृष्टि से हम कहीं न कहीं विभ्रम में हो गए हैं। तो जैसा पहले सत्र में आया था, दादी ने भी 3 शब्द बोले थे, हमको उसी सादगी से
अपने काम को और आगे बढ़ाना है, यही समाधान है। मैं मानता हूं आज न्यूक्लियर फैमिली की बात चल रही है, ये बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है समाज के अंदर। आज परिवार व्यवस्था बहुत ही छिन्न भिन्न हो रही है, उसमें से ये दोष अपने आप आ जाते हैं। जिस परिवार में एक ही बेटा या बेटी है तो या भाई नहीं होगा, या बहन नहीं होगी, चाचा नहीं होंगे, चाची नहीं होगी, मामा नहीं होगा, मामी नहीं होगी, ऐसे तमाम संबंध ही खत्म हो जाते। और जो सामाजिक ताना बाना है, परिवार व्यवस्था है, वो अपने आप टूट जाती। मैंने कई लोगों से पूछा, तुम्हारी बहन है क्या? बोले मेरे बहन है। उस सेंटिमेंट को, उस मानसिक अवस्था पर जाने के लिए परिस्थिति शायद उसके जीवन में नहीं आती। तो इमोशंस एक वातावरण के अनुसार ही आता है, ये भी एक सबको सोचने की बात है। आज के समय में ये जो शिक्षा पद्धति है, आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो विद्या नहीं है, वो नौकर बनाने के लिए एक व्यवस्था है। विद्या तो वो है जो मुक्त करती है, सा विद्या या विमुक्त। ये हम सबको ध्यान में आता है, डिग्रियां बटोर रहे हैं लेकिन शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे। आज दादी ने जो 3 बातें बताई है, वो तो उनका तप है, वो बोल करके चली गई। क्या जीवन में लाना आसान काम है? धर्मम चर सत्यम वद, यही बोला। अब 2 बात करना, ये अभ्यास में कैसे आए, ये शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं समझता हूं हमारे लिए समय एक निश्चित मात्रा में है। संगे शक्ति कलयुगे, आज इस कलयुग के अंदर संगठन की शक्ति और इस रूप में है कि हम सब चीजों को पार पा सकते हैं। मैं यहां इस मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुनिया का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन हम सबके बीच में चल रहा है। मैं यहां आकर अनुभव कर रहा हूं, जैसे माताएं बहनें अपना सारा जीवन लगा करके काम कर रही हैं। वो आध्यात्मिक संगठन है, अपना ये सामाजिक संगठन है। मैंने यहाँ के कुछ ऐसे पदाधिकारियों से बात किया, क्या हमारा काम सिंक्रोनाइज हो सकता है, हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इस ओर आज चलने की महती आवश्यकता है। हम सब एक ही माँ के पुत्र हैं और सारे दुनिया के अंदर जय जयकार हो रही है, भारत माता की जय हो रही है। और आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि जैसे बाबा कहते थे कि अवतार होगा और सब चीजें ठीक होंगी, तो ये दिखाई देता है कि कई निर्णय देश में ऐसे हो रहे हैं, भूतो न भविष्यति। कौन करा रहा है? निश्चित रूप से वो शिव शक्ति ही है जो ऐसी ताकत आज हमको दे रही है, जिसको हम अपने इन्हीं आंखों से, इन्हीं शरीर से और फलीभूत होते देख सकते हैं। हमको लगता है हम सबकी तपश्चर्या ये ऐसे ही खाली नहीं जाएगी। इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम सब अपने कामों को और द्रुति गति से और मनोयोग से हम बढ़ाते रहें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भ्राता अनुपम जी ने अपनी बातों को कहूं सागर को गागर में समेटा। बहुत
बहुत सी बातें आपने कह भी डाली, दादी जी की बात को भी याद किया। हमारे देश की कहूं, अनेक नारियां जिन्होंने कार्य किया है उनको भी आपने याद किया। इतिहास के पन्नों को अगर मैं पलटने जाऊं तो 2-4 नाम अगर मैं आपको याद करवाऊं, हमारे यहां पन्ना धाय, जिसने त्याग, तप, संयम अपने ऊपर रखकर एक राजा, बालक राजा के रूप में उसने जीवन बचाकर दिया उदय। दूसरी तरफ अगर जाऊं, छत्रपति शिवाजी को भी माता से ही बोध मिला था। ऐसे अनेक दूर न जाइए, मदर टेरेसा को याद करिए, जिसने समाज में दया, करुणा, सेवा भाव से स्थान बनाया, जीवन दिया अनेकों को। तो आइए नारी शक्ति की महिमा के ऊपर आगे बढ़ें। उससे पहले हमारे बीच मुंबई से पधारे हुए ग्रुप, जिन्हें मैं नृत्य के लिए आह्वान देना चाहूंगी, निमंत्रण दूंगी, आएंगे, अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। मुंबई से आया हुआ ग्रुप अपना नृत्य भाव भंगिमाओं के द्वारा हमें सार गर्भित बातें कहेगा। स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी, जो कविता, कली, कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन, तू खुशी। आमुख संघार धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे नारी। बहुत सुंदर, खूबसूरत प्रस्तुति दी मुंबई से आया हुआ ये ग्रुप। हम पुनः एक बार तालियों के द्वारा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने नारी की शक्तियों के बारे में भी नृत्य के द्वारा बता दिया कि नारी ही दुर्गा का रूप भी है, नारी ही
धन की देवी लक्ष्मी रूपा भी है, विद्या की देवी सरस्वती भी नारी है। अब देखिए संसार की महान शक्तियां नारी के हाथ में है, चाहे धन शक्ति अर्थव्यवस्था कहिए, चाहे विल पावर शक्ति कहिए, और चाहे दूसरी तरफ अगर शक्ति के साथ साथ विद्या, सद्बुद्धि, सद्विवेक की देवी भी नारी है। तो अब मैं आगे बढ़ती हुई आमंत्रण देने जा रही हूं, हमारे बीच विराजित हैं मानसी प्रधान जी। आप मानसी प्रधान जी जो कि निर्भया वाहिनी की फाउंडर है, इंडियन वुमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे नारी के ऊपर अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे नारी शक्ति अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, ऐसे कई अवार्ड से आप सम्मानित हैं। मैं अब आपसे अनुरोध कर रही हूं, आए अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें। बहन मानसी प्रधान जी। ओम शांति। ये मंच में मेरा आदरणीय बहन चंद्रकला जी जो सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर शब्द में संयोजना कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले मंच पे उपस्थित वुमेन विंग का चेयरपर्सन माननीय श्रीमती चंद्रमुखी देवी जी, मैं स्वागत करना चाहूंगी मेरा तरफ से। ये संस्था में एक महिला विंग है, महिला के लिए काम कर रहे हैं, एक रिलीजियन संस्था है। मंच पे उपस्थित चीफ गेस्ट आदरणीय चंद्रमुखी देवी जी NCW मेंबर, जो महिला आयोग में मेंबर है, वो महिला के साथ जुड़ी हुई है। मैं नमस्ते करना चाहूँगी, प्रणाम कर रही हूँ, वो स्वागत करती हूँ मेरा तरफ से। जो मैडम आपके साथ आज मंच पे मैं भी हूँ। आपका चेयरपर्सन गलत से बोल दिया, महिला विंग का चेयरपर्सन राज जोगिनी माननीय BK चक्रधारी जी, मैं आपको मेरा तरफ से प्रणाम करना चाहती हूँ, वो प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपका महिला विंग आगे बढ़े। यहाँ एक भाई है, इतना बहन के साथ भाई नहीं होगा मजा नहीं आएगा। हर जगह भाई और बहन एक साथ जोड़ी हो जाएगी तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। मेरा आदरणीय भाई RSS का मैं सीनियर मेंबर अनुपम जी और आदरणीय राजजोगिनी BK सुषमा जी, यहाँ जो बच्चे अभी डांस कर रहे थे, मैं ये लोग को अभिनंदन करना चाहूंगी। और जो म्यूजिक कर रहे थे, ये बहुत सुंदर म्यूजिक है, मैं अपना तरफ से अभिनंदन करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे आगे बैठे हैं ये मंच, ये हॉल का नाम है डायमंड हॉल।
इंडिया में, सारा भारत में मैंने कहीं देखा नहीं जो डायमंड हॉल है। ये डायमंड हॉल में जो बैठे हैं सारे लोग भाई और बहन, ये एक एक डायमंड है, स्पिरिचुअल डायमंड में चमक रही है ये हॉल। मैं सारे भाई और मेरा बहन को अभिनंदन देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए ये मंच पे मैं पहली बार नहीं आई। आपका इंटरनेशनल ग्लोबल समिट जो हो रहे थे, आप लोगों ने मुझे ये मंच में सम्मानित किया। आज आपने बुलाया, मेरा सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैं आपके पास आ गई। ऐसा नहीं हो सकता, ये संस्था बुलाएंगी मैं नहीं आएंगी। मैं जानकी दादी माननीय विश्व में स्ट्रांग लेडी और एम्पावरमेंट सीखना है तो दादी जानकी जी से सीखना है। महिला एम्पावर के लिए कहाँ जाऊँ हम भाग के? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पिरिचुअल के साथ साथ सोशल काम भी कर रहे हैं। दादी जानकी महिला है, ये संस्था को आगे ले रहे हैं। हर महीने में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और इतना भाई बहन यहाँ सारे काम में लगे हुए हैं। ये तो एम्पावर है, ये महिला एम्पावरमेंट है जो सारा विश्व को सीखना चाहिए। आप लोग से कैसे शांति में, कैसे पीस में सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। आपका यहाँ एजुकेशन सेंटर है, महिला विंग है, यहाँ आपका साइंस सेंटर है, रेडियो स्टेशन है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, क्या नहीं है? यहाँ जो है स्पिरिचुअल के साथ साथ ये जो काम है, इससे महत्व काम विश्व में कोई जगह में नहीं है। ये मैं दबा के से बोल सकती हूँ। ये मिट्टी में मैं आई हूँ, ये पवित्र मिट्टी है। मैं उड़ीसा से आई हूँ, पुरी में मेरा घर है, अपना घर। सब लोग जगन्नाथ पीठ को भी पवित्र पीठ बोल रही है। मैं दूसरा पवित्र पीठ देख रही है, वो माउंट आबू है। इसमें जो पवित्रता है, इसमें जो प्यार है, जो बहन मेरा साथ में पहली बार थी, आज मैं भूल नहीं सकती। रोज में याद करती है वो बहन को। अभी जो बहन मेरे साथ है, इतना प्यार, इतना सबूत, मैं कभी जिंदगी में ये लोग को भूल नहीं सकती है। मैं महिला के लिए काम कर रहे हैं। ये जो आपका टॉपिक है आज, महिला एम्पावरमेंट, ये मंच दिल्ली से मैंने आई है, ये सही है, लेकिन पैदा हुई है एक गांव में, जो गांव का नाम भी नहीं है। उड़ीसा में जंगल के अंदर एक गांव है, गरीब घर में मैंने पैदा हुई है। आज आपका सामने खड़े होकर मैं बोल रही है, कुछ बोलने के लिए साहस कर रहे हैं और सारा दुनिया में पूरा घूम रहे हैं मैं दुनिया। ये जो साहस मुझे मिला है, ये जो औकात मेरे पास है, ये किसने दिया? आज आपको नहीं बोलेंगी, मैं सोचेंगी मैं पाप कर रहे हैं। क्लास 3 पास आउट लेडी है, वो लेडी पूरा गांव के साथ, पूरा महल के साथ लड़ाई मेरे लिए किया। मैं कैसे आगे पढ़ाई करेंगी? 10 किलोमीटर रोज में पैदल में जाकर पढ़ाई किया, बिना बिजली, बिना पानी, बिना रोड में। ये मेरी माँ ने किया है, जो माँ मेरे साथ नहीं है आज, लेकिन मेरी माँ महिला है। उनका मन था मेरा बेटी बहुत पढ़ाई करेंगी, शहर जाएंगी, एरोप्लेन में उड़ेंगी, इंग्लिश बोलेंगी, हिंदी बोलेंगी, लोग के लिए काम करेंगी। जो महिला टचर हो रहा है गांव में, हजार हजार महिला गांव में मैं काम कर रहा हूँ।
मैंने देखा है, मेरा माँ ने मुझे मरने से पहले बोल के मैं जो मर रही थी उस टाइम में डॉक्टर ने कहा क्या बोलो ना, क्या बताऊं, वो तो अभी पढ़ रहे हैं लॉ, जब खत्म हो जाएगी बेटी तुम महिला के लिए काम करना है, जो महिला गांव में सड़ रही है उसका उद्धार करने के लिए काम करना है, सिर्फ रुपया के लिए काम मत करना, रुपया के साथ तो काम करना है। जो गरीब महिला है, अनपढ़ महिला है, जो गांव में हाउसवाइफ करके लोग इतना टर्चर करते हैं गांव में, महिला को स्वाधीनता कुछ नहीं है लोग का, ये लोग को उद्धार के लिए तो काम करना है। मैं काम कर रहे हैं, ये मेरा संकल्प है। मैंने उसी दिन माँ को कहा था तू चिंता मत कर, जिंदगी में कुछ करेंगी, तेरा निर्देश में करेंगी, तू मेरे पास है कि नहीं है। आज मैं फील कर रहा मेरे माँ यहाँ है, कितना माँ बैठे हैं देखिए। माँ होने के लिए कोई डेफिनेशन शादी फादी जरूरत नहीं है। जब बच्ची पैदा हुई है महिला, वो पैदा होने के बाद में वो माँ है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो त्याग कर सकते हैं अपना सुख संपत्ति सब कुछ दूसरे के लिए। वो है माँ मदर तेरेसा, कभी शादी किया था, वो माँ है, ये विश्व का माँ है। आप लोग भी, मैं देख रहे यहाँ महिला को, सारे दीदी को देख रहे हैं कितना काम कर रहे हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस है, मैं खुद को देख रहे हैं, मैं जितना काम कर रहे हैं, कोई लीप से, मैं पल्ली से दिल्ली नहीं आई, मैं नंगी पाँव में आई है दिल्ली, भाग दौड़ करके आई है, खुद लड़ाई करके आई है स्टेज पे। मैं जहाँ जाती हूँ मैं काम करके जाती हूँ। ये तो एम्पावर है, एम्पावरमेंट हम बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट महिला के लिए। जो देश में महिला एम्पावर नहीं होगी वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगी। इंडिया को विश्व में एक नंबर करना है तो हमारी जो महिला गांव में, शहर में, सब महिला के लिए हम काम करना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, विश्व में एक नंबर हो सकता है। मैं आज दुख के साथ बोल रही है, मैं काम कर रहे ऑनर फॉर वुमेन नेशनल कैंपेन, मेरा एक भी एनजीओ है, वायलेंस एगेंस्ट वुमेन में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, सुबह से शाम तक रोज कुछ ना कुछ वायलेंस हो रहा है महिला के साथ। ये बड़ा दुख की बात है। कब माइंडसेट चेंज होगा, कब हम लोग सुरक्षित होगी। वायलेंस सिर्फ घर में नहीं हो रहा है, वर्क प्लेस में वायलेंस हो रहे हैं, रास्ते में वायलेंस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चे के साथ वायलेंस हो रहे हैं, इतना दुष्कर्म हो रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। हम आवाज उठाएंगे और न्याय को मैं इतना ही सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, खुद के साथ अन्याय हो रहा है तो बंद करो, आवाज उठाओ। वो आपका सामने दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है तो आप आओ, सब लोग मिलके आवाज उठाएंगी, उसको बंद करेंगी। जब महिला का ऊपर दुष्कर्म नहीं होगा, महिला को इज्जत करेगी लोग, घर में बाहर में हर जगह, तभी ये देश आगे जा सकता है, वो शांति आ सकता है। हमारी बहन रास्ता में जा रहे हैं, आज सोच रहे मैं सुरक्षित है कि नहीं, माँ बाप सोच रहे मेरा बच्ची ठीक से आएंगी, वापस नहीं आएंगी। ये बहुत गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है।
तो हम सोच रहे हैं हम तो एम्पावरमेंट एजुकेशन में हो जाएगी। हम लोग आगे भी गांव लड़कियां भी पढ़ाई शुरू किया, आजकल ट्राइबल एरिया में भी शुरू हो गया स्कूल कॉलेज। लेकिन ये जो हो रहा है कांड, इसको बंद करना हमारी भी ड्यूटी है। हम ऐसा नहीं है महिला जो सिर्फ और न्याय को आंखें बंद करके वो क्या करेंगे। आजकल दुनिया में ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचना चाहिए, घर में सारे पुरुष महिला को काम को रिकमेंडेशन देना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, वो हाउसवाइफ है, बच्चे को पाल रहे हैं, तो कुछ नहीं चाहिए। उसका हस्बैंड बोल देंगी तुम आज अच्छा खाना बनाया, इतने से खुश है महिला, इतने से लेडीज खुश है, तो मुझे रिकमेंडेशन मिल रही है। इतना सा सम्मान जो खराब काम हो रहे हैं महिला के साथ, इसको बंद करने के लिए एक साथ सब लोग महिला को सम्मान दे दीजिए, रेस्पेक्ट दे दीजिए। कोई भी काम महिला कर रहे हैं, कोई भी बर्तन साफ कर रहे हैं, उसको भी सम्मान दीजिए, उसको भी रेस्पेक्ट कीजिए। तभी महिला का ये जो सम्मान हो रहे हैं वो बंद हो जाएगी। बहनों, आपका स्पिरिचुअल संस्था भी ह्यूमैनिटी काम कर रहे हैं। यहाँ हजार हजार भाई और बहन एक साथ एक कैंपस के अंदर है, फिर कितना फीस है। आपको अवेयरनेस के तरफ से आप सिखाइए सबको जो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपका भाई बहन नहीं आ रहे, पब्लिक आ रहे हैं, आप सिखाइए। आप लोग जब आवाज उठाएंगी, ये भारत में अपने आप शांति आ जाएगी, अपने आप महिला का इज्जत बढ़ जाएगी, करोड़ करोड़ महिला आगे बढ़ पाएगी। मनसी प्रधान जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें बतलाई, संस्था को भी सराहा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये संस्था महिला संगठन की, ये एकमात्र संस्था ऐसी है जो महिलाओं द्वारा संचालित है। परमपिता परमात्मा ने स्वयं इसको रचा, ये कहा जा सकता है। और मशाल बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने आगे दादी प्रकाश मणि जी को दी, और आज ये मशाल दादी जानकी जी के हाथ में निरंतर ये मशाल लेके वो बढ़ रही है, कारवां बढ़ रहा है। 104 साल की उम्र में भी उन्होंने हमारी जैसी अनेक बहनों को समर्पित करा दिया है, जिससे 8000 से ऊपर सेवा केंद्र चल रहे हैं। बिल्कुल बजाइए, अच्छे से बजाइए ताली। अब ऐसा सशक्तिकरण शायद कहीं होगा जहां इतनी जागरूकता हो। और अब मैं आमंत्रण देने जा रही हूं राजयोगिनी बहन सुषमा जी को, जो कि जयपुर से पधारी हैं और 50 वर्षों से भी अधिक आपको इस ज्ञान मार्ग से जुड़े हो चुका है। जीवन में बहुत से अनुभव राजयोग के माध्यम से आप बिजनेस विंग की राजस्थान चैप्टर की कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है, आप अपने अनुभव की बात हमारे आगे रखें। सुषमा बहन जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर ज्योति स्वरूप शिव पिता परमात्मा की प्रिय संतानें,
आज की सभा में उपस्थित सब विशेष जनमान्य गणमान्य भाई एवं बहनें और आज के मंच पर उपस्थित प्रेरणा स्रोत शुभ श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित हमारी श्रद्धेय माननीय चक्रधारी दीदी जी, मंच पर उपस्थित भ्राता अनुपम जी, बहन मानसी प्रधान जी, आदरणीय बहन चंद्रमुखी जी, आज का दिन विश्व के इतिहास में महान दिन है जिसको हम बहुत उमंग उत्साह से मना रहे हैं। विषय रखा गया है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जब इस प्रकार के विषय पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो संसार है इसमें हर व्यक्ति समाज की इकाई है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भाई हो या बहन हो। बात केवल वुमेन एम्पावरमेंट की नहीं है। जब हम इस देह को देखते हैं तो मैन और वुमेन, नर और नारी की बात है, लेकिन दादी जानकी जी ने आज सवेरे कहा सच्चाई, तो सत्यता ये है हर नर हर नारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। हम ये दिल से स्वीकार करें, सचमुच में कर्म करने वाली एक शुद्ध आत्मा हूं, ये हमारी सच्चाई है। जब ये सत्यता हम स्वीकार करेंगे तो हमारे व्यवहार में सफाई और सादगी स्वतः ही आ जाएगी। तो मुझे यूं लगता है कि एम्पावरमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन दोनों ही होना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ वुमेन हम कहें कि एम्पावरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता का सशक्तिकरण चाहिए। अब ये सशक्तिकरण क्या चीज है? क्या फिजिकली तन से भी कई बहुत स्ट्रांग हैं? आजकल तो हमारी बहनें भी, आप देखिए, जब दुनिया में कई प्रकार के मैच खेल होते हैं तो कुश्ती में भी हमारी बहनें और उस अनेक चीजों में वो अपने गोल्ड मेडल लेके आती हैं, जिम्नास्टिक में लेके आती हैं। तो क्या तन की शक्ति की बात है? शायद नहीं। क्या धन की शक्ति की बात है? क्या राजनीति की बात है? एम्पावरमेंट क्या है? हमारे पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना आ जाएं, आज हम सराहना किसकी करते हैं? बेशक नाम अलग अलग हैं, वो मदर टेरेसा है, रानी पद्मिनी है, मीरा है, लेकिन हम उनकी देह की पूजा या देह को याद नहीं करते। जब आप मदर टेरेसा कहते हैं तो आपके आगे कौन सी पिक्चर आती है? सेवा, पन्नाधाय, त्याग। मीरा प्रभु दर्शन की प्यासी, झांसी की रानी बहादुरी। लगता है एम्पावरमेंट क्या है, इसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। हर आत्मा में आत्मिक गुण, आत्मिक शक्तियां जगाने की आवश्यकता है। ये जागृति लाएं, ये दीप हम अपने अंदर जलाएं। यूं तो विवेकानंद जी ने भी नारी के लिए कहा कि नारी की उन्नति ही किसी समाज का थर्मामीटर है। ये समाज कितना ऊंचा है, आज मुझे ये कहने में बड़ा गौरव प्रतीत होता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक वो विद्यालय है, एक वो संस्था है जहां के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा ने बहनों, माताओं को
आगे रखकर उनको दैवी स्वरूपा बनाया। उनको कोई शारीरिक रूप से एक्सरसाइज नहीं सिखाई, लेकिन कहा भी जाता है मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। अगर हमारा मन और बुद्धि शक्तिशाली है, आप देख लीजिए प्रतिदिन के जीवन में, अगर आज आप थोड़ा सा डिप्रेस हैं और कोई कहे चलो घूम कर आते हैं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा मन ठीक नहीं। तो मतलब बात तन के साथ नहीं, बात हमारे मन के साथ। इस मन को हम कैसे प्रसन्न रखें, इस मन को कैसे हम शक्तिशाली बनाएं, तो मन को शक्तिशाली बनाने की विधा है राजयोग की तपस्या। तो ब्रह्मा बाबा ने हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हम कैसे मन को, इस भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ बनाने की एक विधि सिखाई। जब हमारा मन अच्छा तो सारा संसार अच्छा है। कहा भी गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी मैं सुन रही थी मेरे से पूर्व वक्ता हमारी बहन मानसी जी को, अधिकतर अब जब क्योंकि आज का जो वातावरण चल रहा है बहुत दुख देने वाला, झंझोड़ने वाला है। जब जब ऐसी घटनाएं बातें होती हैं, लोग अक्सर कहते हैं आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। मुझे लगता है संसार समस्याओं का नहीं, लेकिन संसार समाधान से चलता है। अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, हम यहाँ बैठकर सब एक आवाज उठाएं, ऐ सर्दी तू क्यों आ रही है, तू क्यों आ रही है, तो शायद ये स्टॉप नहीं होगी। लेकिन सर्दी आ रही है तो मुझे क्या करना होगा? अपने आप को बचाने के लिए अपना शॉल और स्वेटर निकालना होगा। मुझे कितनी आवश्यकता है वो मुझे रखना होगा। आज संसार का जो वातावरण बिगड़ रहा है, आवाज उठाएं, हम कैसे बोलें, आवाज उठाएं, हम कैसे देखें, आवाज उठाएं, हम कैसे व्यवहार करें। ताली दो हाथ से बजती है। अगर मैं आपसे प्यार से बोलूंगी तो आप क्या करेंगे? पर आप कहेंगे नहीं नहीं हम प्यार से बोलते हैं, तो भी सामने वाला कई बार उल्टा भी बोलता है, तो वहां हम कहते हैं चुप रहना ठीक है। स्वयं को बचाइए, और स्वयं को बचाने की विधि है अपने मन और बुद्धि को स्वचिंतन में, स्वमान में ले जाइए। जब हर कोई अपने आप को जिम्मेवार समझेगा, मुझे मीठा, मुझे प्यार से बोलना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है, ये है एम्पावरमेंट। आजकल तो घरों में भी देखो, परिवारों में देखो, माँ बच्चे से कैसे बोल रही है, पति पत्नी आपस में कैसे बोलते हैं, भाई बहन कैसे बोल रहे हैं, माँ बेटा कैसे बोल रहे हैं। तो मेडिटेशन, साइलेंस वो चीज है जो हमें इन बातों के लिए उत्साहित करती है। वरना तो हम ये कहते हैं हाँ जी ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर ऐसा कौन कर सकता है, कौन करता है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहने यही अभ्यास करते हैं, यही प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अपने से यही बात करते हैं कि हमें नई सत्युगी दुनिया लानी है, जहां कहते हैं गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पीते हैं। इसलिए हमें आत्म भाव में रहकर एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना है। इसके लिए चाहिए डीप साइलेंस। डीप साइलेंस का अर्थ ही है हम अपने भीतर में जाएं। एम्पावरमेंट एंड साइलेंस। एम्पावरमेंट के लिए मौन ही चाहिए। आप कहेंगे घर बार में रहते मौन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हम 24 घंटे में से 24 मिनट
केवल इस बात के लिए निकालें कि ये 24 मिनट मुझे मौन में रहना है। क्या करना है उस मौन में रह करके, वह आज हम आपस में मिलकर अभी एक प्रैक्टिस करेंगे, एक डेमो आपको देंगे। आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा सा सीधा होकर बैठे, अलर्ट होके बैठिए। तो चलो सबसे पहले अपने मन मंदिर में ये आवाज उठाएं, अपने मन की ज्योत जगाएं। मैं एक शुद्ध आत्मा मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। मैं पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान, स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। इसलिए मन का हर संकल्प, मन की हर भावना सर्व के लिए श्रेष्ठ है, शुद्ध है, पवित्र है। मुझ आत्मा के चारों ओर पवित्रता का एक बहुत बड़ा दायरा बना हुआ है। ये वाइब्रेशंस, ये प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं, जिससे मुझ आत्मा के चारों ओर का वातावरण मुझ आत्मा के चारों ओर कर्म करने वाले, संबंध निभाने वाली सर्व आत्माएं स्वतः ही बहुत शांत और प्रसन्न होती जा रही है। ये प्रकृति के पांचों ही तत्व भी शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस प्राप्त करके सहयोगी बन रहे हैं। पांचों ही तत्व सेवाधारी हैं। वाह, मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह मेरा भाग्य, मुझ आत्मा की ज्योति जगी और पिता परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा। भाग्य विधाता स्वयं मेरा बना। मुझ आत्मा को और क्या चाहिए? मैं आत्मा शक्तियों से, खुशी से, वरदानों से भरपूर, संपन्न, और यही खुशी मुझे बांटनी है। सचमुच आज और अभी से मैं सबके साथ प्यार से, प्रेम से, सत्कार से बात करूंगी और सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करूंगी।
यही मुझ आत्मा की सच्ची पहचान है। यही मुझ आत्मा की श्रेष्ठ शक्ति है। भाग्य विधाता की संतान मैं आत्मा भाग्यवान हूं। शुद्ध और पवित्र आत्मा कर्म करने के लिए पुनः कार्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आत्मा हूं, भाग्यवान हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ हूं। ओम शांति। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन सवेरे शाम 10-15 मिनट अभ्यास करें तो अवश्य ही अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना पाएंगे और यही सबकी ज्योत जगाएंगे, सबको यही प्रेरणा देंगे। आओ जीवन का नव निर्माण करें और नए संसार का पुनः निर्माण करें। निर्माण के कार्य में सहयोगी बने। धन्यवाद। ओम शांति। जीवन के निर्माण से संसार का निर्माण करें। अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें। यही जीवन की सही विधा है। अपने को सशक्त बनाएं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, बोल को सुंदर बनाएं। ये सत्य है। जीवन इसी से सुसज्जित होकर देने लायक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हुए आज के मंच पर विराजित हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि बहन चंद्रमुखी देवी जी हमारे मध्य हैं, जो कि दिल्ली से पधारी हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन उसकी आप मेंबर हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपना अनुभव युक्त वक्तव्य रखेंगे बहन चंद्रमुखी देवी जी। ओम शांति। धन्यवाद बहन राजयोगिनी चंद्रकला बहन जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित राजयोगिनी बहन चक्रधारी जी, राजयोगिनी बहन सुषमा जी, बहन मानसी प्रधान जी, भाई अनुपम जी और इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी ईश्वर के कार्य में लीन, आत्मा से परमात्मा का मिलन करने के हेतु बनी हुई हमारी सभी बहनें और भाई। मैं सबसे पहले तो संस्थान को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरे जीवन में ये सुअवसर आया कि मैं इस पवित्र धाम पर उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य कर सकी। कई कार्यक्रम बने, लेकिन किसी न किसी कारण समयाभाव में मैं उन कार्यक्रमों को अटेंड नहीं कर पाई। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पवित्र धाम पर उपस्थित हूँ। विषय बड़ा ही समीचीन है, महिला सशक्तिकरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन, और इसमें भी स्त्री मानवता की रक्षक,
सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें रखी हैं। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहती, क्योंकि आप सभी ने अपने अनुभव बांटे हैं। मैं कुछ व्यवहारिक उदाहरण देना चाहती हूँ। 2 वर्ष पूर्व अचानक एक दिन मुझे पता लगा कि मुझको 3rd स्टेज का कैंसर है। सामान्य रूप से जिंदगी वहीं थम जाती है, लेकिन मैंने अपने को संभाला, परिवार को संभाला और ये तय किया कि जिंदगी के बहुत से मोर्चों पर लड़ी हूं, तो इस मोर्चे पर भी मुझको लड़ना है। और जब मैं अपने इलाज के क्रम में बॉम्बे में थी, तो बहुत सी बहनें जो पहली बार आईं, निराश, हताश, उनका पूरा परिवार दुखी, मैं उनके पास जाती थी। मेरी ये सामान्य दिनचर्या थी कि मैं सीधे उनके पास जाती थी और उनको अपने गले से लगाती थी और पूछती थी कि क्या हुआ। वो कहती थी, आपको नहीं पता, हमको कैंसर हो गया है, मेरा पूरा परिवार है, कौन देख रेख करेगा। तो मैं कहती थी कि कोई बड़ी बात नहीं, ये ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, ये रोग आया है तो ये दूर भी जाएगा। तो उनका जवाब होता था कि आपको क्या पता, जिसको होता है उसको पता होता है। तो मैं अपने सिर के कैप को हटाती थी और अपने मुड़े हुए सिर को दिखाती थी और अपने कृष्काय शरीर पर उनका ध्यान आकर्षित करती थी और कहती थी कि मैं भी पीड़ित हूं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ठीक 1 साल बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में मेरी नियुक्ति हुई। मैंने बिना थके ये संकल्प लिया था कि बिना थके काम करूंगी, और आज 2 ही वर्ष हुआ है मैं आपके बीच में खड़ी हूं, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को सशक्त करने का कार्य किया था। मैंने तय किया था कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, और आज आपके बीच में हूं। मैं एक छोटे से बिहार के एक छोटे से जिले से आती हूं। जब मेरा विवाह हुआ तो पर्दा था वहां पर, इतना घूंघट, साड़ी का घूंघट, ऊपर से एक चादर का घूंघट, रास्ता में आगे क्या है कुछ पता नहीं होता था, 2 कदम चलने पर कब गिर जाएं कुछ पता नहीं होता था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की बड़े शहर से आई हुई और उस छोटे से गांव में, लेकिन मैंने वहां पर भी अपने ऊपर निराशा हावी नहीं होने दी। मैंने अपने व्यवहार से अपने परिवार के लोगों का मन जीता, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि मैं उसी क्षेत्र से वहां की एमएलए बनी। मैंने कोई संघर्ष नहीं किया, मैंने मानसिक परिवर्तन कराने की चेष्टा की। मैंने कहा कि शर्म आंखों में होती है, घूंघट में नहीं। मैंने अपनी मां से कहा, सासू मां से, कि मां, आप घूंघट करके चल रही हैं, आपकी बेटियां अपने मायके में, अपने ससुराल में घूंघट नहीं करती हैं। मैं उनसे ज्यादा एडवांस फैमिली की हूं, एडवांस शहर से आई हूं, ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, तो क्या मुझको ये करना चाहिए? मैंने कहा कि अब समय बदला मां, आप इसको अगर घूंघट नहीं उतारेंगी और मैं बिना घूंघट के बाहर चली जाऊंगी तो लोग आप पर हंसेंगे। धीरे धीरे बातें समझ में आई, क्योंकि मैं घर की एक आदर्श बहू थी। मैंने कभी किसी को किसी विषय में निराश नहीं होने दिया। समय बदला
मैंने उस छोटे से गांव में ऐसा परिवर्तन किया कि मेरे बाद की जो पीढ़ियां आई उनको घूंघट में नहीं रहना पड़ा। ये परिवर्तन हुआ। सशक्तिकरण की बात हो रही है। समाज को हम कैसे धीरे धीरे सशक्त करते हैं, ये हमारे व्यवहार में निहित है। हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। बड़े बड़े परिवर्तन की बात होती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा ये समाज स्त्री और पुरुष, जिनको कहा जाता है एक गाड़ी के दो पहिए, और दोनों पहिए अगर बराबर नहीं होंगे तो जिंदगी की गाड़ी सही नहीं चलेगी। तो सशक्त करने की जरूरत तो दोनों को समान रूप से है। बहन मानसी जी जिक्र कर रही थी कि आज जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे दोषी कौन है? क्या हमको इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या इसके पीछे दोषी हम नहीं हैं? हमने अपने बच्चों को वो संस्कार देना बंद नहीं कर दिया। अगर हमने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए होते जो माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को दिया था, जिनकी निगाह गौहर बानो के चेहरे पर जाते ही उन्होंने कहा था कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती, अगर वो संस्कार हमने दिया होता अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटों को अगर हमने ये संस्कार दिया होता कि बेटा जैसी तुम्हारी बहन है वैसे ही दूसरे की पुत्री भी तुम्हारी बहन है, लेकिन हम अपने में व्यस्त हैं। हमने ये संस्कार नहीं दिया, और जब हम संस्कार देना भूलते गए तो हमारी संतति ऐसी होती चली गई। आज हमारा बच्चा मोबाइल में, इंटरनेट पर क्या देख रहा है? हम व्यस्त हैं अपने जीवन में, माता पिता दोनों व्यस्त हैं। हमको बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि हम देखें उनकी तरफ कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। और इंटरनेट का जमाना, एक बार मोबाइल खुला, यूट्यूब खुला, उसमें क्या क्या आएगा ये हमको भी नहीं पता है, और बच्चा गौर से देखता है। जिस बच्चे के भोले मानस पर उन चित्रों का प्रभाव पड़ता है वो पूरे जीवन भर के लिए पड़ता है। बच्चे को पता नहीं है, अनजाने में उसने देखा, वो बातें उसके दिमाग में घर कर गईं, और उसका परिणाम हुआ कि आज बच्चा जैसे ही अवसर लगा, अभी अभी हमने सुना कि 12 वर्ष की बच्ची गर्भवती हुई। 11 छात्रों ने, जो नाबालिग थे, 11 वर्ष के बच्चे थे, उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया और वो गर्भवती हो गई। अगर हमने ध्यान दिया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। तो आवश्यकता इस बात की है, सशक्तिकरण करना है तो समाज का मिलके करना है, स्त्री और पुरुष दोनों का करना है। स्त्रियां तो वास्तव में सशक्त हैं। हमारे यहाँ इतिहास भरा पड़ा है, मैं उसका जिक्र करके दोहराना नहीं चाहती। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि स्त्रियां ईश्वर की ही तरफ से सशक्त इस धरती पर आई हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो 2-4 दिन रोने के बाद स्त्री अपने को संभालती है, क्योंकि उसके आगे 2 बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। और वो सोचती है कि मुझको अपने इन दोनों बच्चों के लिए फिर से अपने को खड़ा करना पड़ेगा, और वो चाहे बर्तन चौका करे या किसी के यहाँ जाके नौकरी करे, वो अपने बच्चे को पढ़ाती है, उस योग्य बनाती है कि बच्चा आगे चल के अपने जीवन का यापन करे। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की एक सफाई करने वाली महिला थी, जिसने अपने 3 बच्चों को IAS ऑफिसर बनाया, केवल अपने मेहनत के बूते पर। पति नहीं थे। लेकिन एक पुरुष के साथ क्या होता है, क्योंकि मन से कमजोर है, शरीर से मजबूत है लेकिन मन से कमजोर है। अगर पुरुष की स्त्री किसी कारण से मर जाती है तो 10 दिन नहीं लगते हैं, पुनर्विवाह होता है उसका, वो नहीं रह पाता है, वो दूसरा विवाह करता है। लेकिन स्त्री अपने उन बच्चों के सहारे अपनी जिंदगी काटती है, क्योंकि अंदर से वो सशक्त है। वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने में अपने को समर्थ पाती है, किसी भी तरह समर्थ होकर करती है। तो हमारे समाज में स्त्रियां सशक्त हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आज समय के हिसाब से उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। बीच के कालखंड में उनको किसी भी कारण से पीछे किया गया, लेकिन जैसे ही अवसर मिला, आपने देखा होगा पंचायती राज की जब व्यवस्था हुई तो पंचायती राज व्यवस्था के कारण वो महिलाएं, गांव की सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं जो घर से निकलती नहीं थी,
वो जाके पंच के रूप में बैठकर अपने पंचायतों का कार्य करने लगी। घर से बाहर निकलकर उन्होंने घर का मोर्चा ही नहीं देखा, बाहर का भी मोर्चा संभाला। और आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो महिलाएं बाहर निकलकर जो बैंक की दहलीज पर नहीं जाती थी, बड़े बड़े लेन देन कर रही हैं, ये परिवर्तन कर रही हैं। ये समाज का परिवर्तन है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज इस समाज को हमको सुंदर और सार्थक बनाना, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस समाज को कैसे सुंदरतम बनाएं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ब्रह्म कुमारी इसके बीच में आज उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको कि आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता, आपका विनम्र व्यवहार, आपकी नम्र वाणी, इसने अभिभूत किया है मुझको। ये पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, ये हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन निरंतर आपकी कोशिशों ने आपको इस स्थान पर पहुंचाया है कि आपके सानिध्य में रहने पर लगता है कि हम कहीं से दैवीय स्थान पर पहुंच गए। ये आपका व्यवहार है, इसने आपको आज यहाँ तक पहुंचाया है कि आपके अंदर हमको ईश्वर का वास दिखाई देता है। ये परिवर्तन हुआ है और आप ही के माध्यम से इस समाज का परिवर्तन होगा। जो समाज में कुरीतियां आई हैं वो आपके माध्यम से ही बढ़ेंगी। मैं बीच में कुरीतियां समाप्त होंगी। मैं बीच में उड़ीसा गई थी, आपके केंद्र में नवरंगपुर में जाने का अवसर मिला था और वहां पर उन लोगों ने मुझको बताया कि यहाँ पर दादी माँ आई थी, जानकी जी ने ही वहां जाकर उसका उद्घाटन किया था और उन्होंने बताया भी कि लिफ्ट इसीलिए लगा कि दादी जी को चढ़ने में सुविधा हो, इसलिए वहां लिफ्ट लगाया गया। मैं पहली बार कहीं किसी ब्रह्म कुमारी आश्रम में मैं पहली बार गई थी। पहला अनुभव मेरा था, मैं 4th क्लास में पढ़ती थी और उस समय शायद शुरुआत रही होगी, क्योंकि 9-10 साल की मैं थी, आज 62 साल की हूँ। तो पहली बार कहीं चल रहा था किसी के घर में, हम लोगों को बुलाया गया, बच्चे थे, कौतूहल में गए। अंधेरे कमरे में जब दिखाया जाने लगा तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, उत्सुकता हुई। लेकिन दूसरे ही दिन घर से फरमान हुआ कि वैसी जगहों पर नहीं जाओगे, वहां सम्मोहित कर रहे हैं तुम लोगों को, वहां सम्मोहन के माध्यम से तुमको फंसाने की कोशिश हो रही है, इसलिए नहीं जाना। उसके बाद नहीं जाना हुआ मेरा। उसके बाद अवसर अब इतने बड़े होने के बाद जब जीवन की समाप्ति है तब मिला है, और शायद ये समय भी उपयुक्त है, क्योंकि अंतिम समय में ऐसे स्थान पर पहुंचने का मतलब कि जीवन सार्थक हो गया। आज आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहूंगी कि भविष्य में भी आपके बीच में आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। व्यवहार में निहित है समाज में परिवर्तन। हमारे व्यवहार से ही शुरुआत होती है, सत्य है। हमें देखना है हमने संस्कार दिए नहीं या नहीं, हमें खुद पहचानना है, देखना है। हम जागेंगे तभी तो दुनिया को जगा सकेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। सबसे बड़ी चीज मैं आप ही के साथ सहमति जताते हुए ऐड करूं तो मुझे याद आ रहा है, मदालसा ने अपने शिशु को पालने में झुलाते हुए पूरा वेदांत सिखा दिया था। ये नारी शक्ति है जो मानव को सशक्त बनाती है, जीवन देती है, आगे बढ़ाती है। दोनों का सशक्तिकरण जरूरी है। मंच पर आसीन हमारे मेहमान हैं, उन्हें ईश्वरीय सौगात दिलाएंगे। मेरा आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से अनुरोध है, मेहमानों को सौगात देंगे। मानसी प्रधान जी सौगात ले रही हैं। हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी से सम्मानित शॉल के द्वारा हो रहे हैं। सब ताली बजाते रहेंगे। और चंद्रमुखी बहन सम्मानित हो रही है शॉल के माध्यम से। दादा अनुपम जी सौगात लेंगे। हमारी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए।
ये प्रेम, ये प्यार, ये ईश्वरीय भेंट आप सबको अपने भीतर को सशक्त करने में मदद करेगा, जीवन में सफलता दिलाएगा, ऐसी हम भावनाएं रखते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी से, जो कि वुमन विंग की चेयरपर्सन है। आप अनेक केंद्र देश और विदेश रशिया में भी संभालते हैं। आपका स्वभाव, देने का स्वभाव, प्यार से आगे बढ़ाने की शिक्षा सहज आप दे देती हैं। कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, सहज भाव से आप सिखाती हैं। और कठिन से कठिन विषय भी अगर आपको दिए जाएं, आप अपनी सरलतम मधुर भाषा से उन्हें आसान कर उतार देती हैं अंदर में। आपसे अनुरोध है, आएंगे और अपना अध्यक्षीय भाषण, वक्तव्य हमारे बीच रखेंगे। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय मेहमान तथा मेरी राजयोगिनी बहनें व उपस्थित भाई और बहनों, मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सभी कार्यक्रम की समाप्ति की प्रतीक्षा में बैठे होंगे। इसलिए अध्यक्षीय भाषण का मतलब है कि चंद क्षणों में ही पूरा कर दिया जाए। और मैं चंद क्षण यही देना चाहूंगी कि आज का विषय ही रखा है वुमेन द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। महिला मानवता की संरक्षक है। क्योंकि जब आज हम समाज में देख रहे हैं कि दिनों दिन मानवता दानवता की तरफ परिवर्तित हो रही है, तो कई बार मनुष्य चिंतित हो जाता है। आखिर वो मनुष्य जो देवता कहलाता था, वो मनुष्य कहाँ चले गए? क्योंकि प्रथम हमारे भ्राता जी ने बार बार जिसका वर्णन किया कि जहाँ माताओं का सम्मान है, वहाँ देवताओं का वास है। लेकिन आज देवों के मंदिर हैं, वही जाते हैं जो मन की अनेक भावनाओं को, इच्छाओं को लिए हुए। वो सच्चा प्यार, वो त्याग, वो स्नेह, वो न्यौछावर की भावनाएं आज समाप्त सी होती जा रही। बड़ा स्पष्ट होता है कि आज वो माता नहीं रही, जिस कारण से देवताओं का वास तो दूर रहा, लेकिन प्रतिमाओं के प्रति भी वो भावना नहीं, केवल कामना की आवश्यकता ही रह गई। मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि आज महिलाओं को एम्पावर होने की आवश्यकता क्यों है? अवश्य है, ये जैसे कि कहा गया तो वो एम्पावर्ड हैं, लेकिन ऑलरेडी एम्पावर्ड होने के बावजूद भी उनमें स्पिरिचुअलिटी का एम्पावरनेस अवश्य चाहिए। हाल ही में कुछ समय के पहले एक बात अखबार में निकली कि कैसे एक माँ ने जिस बच्चे को बहुत लायक बनाया और बच्चे ने अपनी लायकियत के आधार से IIT में एडमिशन लिया, तो वहां भी बहुत अच्छे ऊंचे स्टेटस को प्राप्त हुआ, देश से विदेश गया, एक अच्छी कंपनी का डायरेक्टर बना, एक बहुत बड़ा मकान, कार, कोठी सब तैयार हो गया,
शादी हो गई, बच्चे हो गए। माँ ने योग्य तो बहुत बना दिया, अयोग्यता का माँ को भी गर्व था। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात सुनने में आया कि बच्चे ने बच्चों को और पत्नी सहित स्वयं को शूट कर दिया और चारों मेंबर खत्म हो गए। जब ये घटना सुनी तो मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि माँ ने बच्चों को पढ़ना सिखाया, योग्य बनाया, धन कमाने के योग्य वो बन गया। लेकिन जो उसे जीवन के अंदर अप एंड डाउन आएंगे, अचानक कुछ हालात आ सकता है, जीवन में सुख और दुख की अनेक घड़ियां सामने आएंगी। कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कहीं जय होगी, कहीं पराजय होगी। बेटा, इन सब हालात में कैसे सम बन के चल सकना, ये मां ने शिक्षा बच्चों को नहीं दी। और उस शिक्षा के न होने का परिणाम ये हुआ कि योग्यताओं के आधार से योग्य तो अवश्य बन गया, धन धान्य से संपन्न भी हो गया, माँ को गर्व भी हो गया ऐसे बच्चे पर। लेकिन उसको वो शिक्षा जो नैतिक शिक्षा है, जिसे आध्यात्मिक शिक्षा कहेंगे, जिसे चरित्र की शिक्षा कहेंगे, वो शिक्षा उसको नहीं दे पाई। आज जब कभी छुट्टियां होती हैं, हम देखते हैं माँ कहती है मैं बहुत व्यस्त हूँ, और छुट्टी के बिना भी आज देखने में आता है कि अभी बच्चे को डांस में सिखाने के लिए स्कूल ले जाना है, अभी बच्चे को आर्ट सीखने के लिए जाना है, अभी स्विमिंग के लिए जाना है, कई जगह पर दिन में लेकर जाना पड़ता है। हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये सब शिक्षाएं देना ये माँ का फर्ज है, क्योंकि माँ प्रथम गुरु है, माँ प्रथम शिक्षिका है। लेकिन जहाँ माँ गुरु और शिक्षिका है, वहाँ माँ जीवन दात्री भी है। उसे माता ही नहीं कहा गया, उसे निर्माता कहकर पुकारा गया है। और निर्माता का कार्य है उसके जीवन चरित्र का निर्माण कराना। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष रूप से माताओं का जो कार्य चलता है, और आज वुमेन एम्पावरमेंट का सब्जेक्ट जो हमने लिया है, उसका तात्पर्य यही है कि माता को सर्वप्रथम एम्पावर्ड होने की आवश्यकता है। जब माता स्वयं एम्पावर्ड होगी, सशक्त होगी, दिव्यता और नैतिकता से अपने जीवन को संजोया और सजाया होगा, ऐसी माँ अपने बच्चे को बचपन से वो संस्कार दे सकेगी जो संस्कार उसको पालन पोषण करेंगे। क्योंकि माँ में गुण होता है, और वो विशेष गुण है कि वो केवल बच्चे को पैदा नहीं करती, पैदा करने के पश्चात उसका भरण पालन पोषण भी करती, और जीवन भर की जिम्मेवार भी बन जाती है। अगर वो देखती है कि मेरा बच्चा जरा हकलाकर बोलता है, 10 लोगों से बात करती है, मेरा बच्चा हकलाकर बोलता है, क्या किया जाए। और अगर वो 25-26 वर्ष का हो चुका है और अचानक उसे पता चलता है इस चीज से शफा प्राप्त कराने का कोई ट्रीटमेंट बता रहा है, तो वहां पहुंच जाती है, मैं अपने बच्चे को दिखाऊं, हो सकता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वह छोड़ती नहीं है, वह उसके पीछे लग जाती। ये माँ का गुण होता है, क्योंकि माँ जन्म नहीं देती, पालना भी देती। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी सेवा स्थानों पर अधिकतर माताएं ही सेवा केंद्र की प्रमुख मानी जाती हैं, जो आने वाले आगंतुकों को ज्ञान से ओतप्रोत करती।
क्योंकि ज्ञान दे देना, लेक्चर दे देना और लेक्चर देकर आगे हो जाना अलग चीज है। ज्ञान एक ऐसी चीज समझिए जैसे छोटा पौधा लगाया जाता है और पौधे के साथ कुछ वेस्ट सा घास आ जाए तो उस घास को उखाड़ना पड़ता है। उस पौधे की सेवा शुश्रूषा करने के लिए उसे धूप, जल, उचित मात्रा में सब चीजें जो उसकी उपलब्धियां आवश्यक हैं वो उसे उपलब्ध कराई जाती। ठीक इसी प्रकार एक बच्चे को जन्म देना ही नहीं, लेकिन जन्म के साथ उसको जीवन देना और उसको जीवन पर्यंत उसका ध्यान रखना, ये माँ का गुण होता है। और मैं देखती इस विद्यालय में जब कोई विद्या प्राप्त करने के लिए आते हैं तो माँ का जो गुण है वो सचमुच इस विद्यालय की उन्नति का एक साधन बना। आने वाला कैसा भी हो, माँ अपने गंदे बच्चे को गंदा कह के परे नहीं फेंक देगी, लेकिन उसे स्वच्छ करके गोद में उठाएगी। ठीक इसी प्रकार इस विद्यालय में आने वाले कोई कैरेक्टरलेस भी होते हैं, शराब पीने वाले भी आते हैं, जीवन में नास्तिकतावाद को फैलाने वाले भी आते हैं और अच्छा जीवन बनाने वाले भी आते हैं। हर प्रकार के लोगों को स्नेह और प्यार देकर के उनको ऐसा नहीं समझ लिया जाता ये सुधरने वाला नहीं, ये तो खराब है, अच्छे कैरेक्टर का नहीं है। हमने देखा कई ऐसे जो चेन स्मोकर थे, उन्होंने कुछ दिनों में सिगरेट पीना छोड़ दिया। कोई ऐसे जो शराब के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने जीवन भर के लिए शराब को तिलांजलि दे दी। हाँ, ये नहीं मैं कहूंगी सब ऐसे होते हैं, लेकिन माँ रूप बन करके जब बहनें उनकी पालना करती हैं और उनकी कमियों को देखकर कमियां चित्त पर नहीं रखती हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को देखकर अच्छाइयों को जागृत करने की कोशिश करती। मैं एक एग्जाम्पल देकर बात को कहना पूरा करना चाहूंगी कि हर मनुष्य के अंदर अच्छे गुण होते हैं, लेकिन उन्हें इमर्ज होने का, जागृत होने का मौका मिलना चाहिए। जब जयप्रकाश नारायण जी जिस समय चीफ मिनिस्टर थे वहां के बिहार के, तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट एक बार की थी कि जो भी डाकू जिन्होंने बहुत जुल्म किए, अगर वो समर्पित हो जाएंगे तो उनको जुल्म माफ कर दिए जाएंगे और ओपन जेल में रखकर उनका सुधार किया जाएगा। और ऐसे बहुत से डाकुओं ने समर्पित किया और उन समर्पित डाकुओं में से एक डाकू ऐसा भी था जिसने समर्पित नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक विद्यालय वालों को भी, हम लोगों को भी कहा था कि आप यहाँ आकर कैंप लगाइए और इन लोगों को शिक्षित कीजिए। तो कई एक्सपीरियंसेस उन लोगों के मिले जिन्होंने डेडिकेट किया, समर्पित किया। और एक ऐसे डाकू शायद मान सिंह या माधो सिंह नाम के डाकू थे, बड़ा फेमस डाकू रहा। उसने कहा मैंने समर्पित नहीं किया क्योंकि मेरे मन में यही भावना थी, एक बदले की भावना आ चुकी थी, इस भावना को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कहा एक बार एक स्कूल के 50 बच्चों की बस किसी तरह भी एबडक्ट करके हम अपने यहाँ ले जा रहे थे ताकि बाद में उनके पेरेंट्स से कुछ पैसा मांगा जाएगा। लेकिन पुलिस को जब अचानक पता चल गया तो जिस प्रकार हम भागते थे और जितनी गहरी घाटियों में बच्चों को लेकर भाग रहे थे, पुलिस वहां तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन पुलिस ने गोलियों की बौछार करनी शुरू की और उसमें से एक गोली एक बच्चे के पांव में लग गई। और जो ही बच्चे के पांव में गोली लगी, बच्चा छोटा था, मेरी तरफ देखकर बोला, पापा मेरे पांव में गोली लग गई। कहा, मैंने कहा बेटा ये तेरे पांव में गोली नहीं लगी, ये मेरे सीने में गोली लगी। क्योंकि कहा कि मेरा अपना भी बच्चा उतना ही छोटा था। उस समय मुझे वो अपना बच्चा दिखाई देने लगा। मैंने उसी क्षण प्रण कर लिया, आज ही मुझे समर्पण कर देना है। ये छोटी सी बात नहीं,
उसके मन के भावों को बदल दिया। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हर मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ संस्कार भी होते हैं, लेकिन उन संस्कारों को जागने के लिए उन जगाने वालों की ऐसी आवश्यकता होती है जो उनकी कमियों और कमजोरियों को ना देख करके अपने मन की शुभ भावनाओं से, स्नेह से, प्यार से उनकी कमजोरियों को क्षमा करते हुए उनको श्रेष्ठ जीवन देने का संकल्प करें। जो इस विद्यालय की गतिविधियों में ये कार्य चलता है और बहुत सी जेलों में आज भी क्लासेस होती हैं। तो जो मेरी बहनों ने अपना अनुभव सुनाए, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है और मैं समझती हूँ कि जहाँ पर समाज सुधार की बात आती है, समाज का सुधार नैतिकता के सुधार से, जब तक मनुष्य के चरित्र का सुधार नहीं, उसके अंदर सुषुप्त श्रेष्ठ गुण रूपी शक्तियां जागृत ना हो, तब तक उस श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सुंदर कार्य नहीं कर सकते। और इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा होनी अति आवश्यक है। ओम शांति, ओम शांति। आवश्यकता है आध्यात्मिकता को अंदर में जागृत किया जाए, नैतिकता लाई जाए, कमजोरियों को ना देख व्यक्ति के गुणों को जागृत किया जाए, तभी सच्चा समाज बनेगा, सशक्त बनेगा, उत्थान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। और अब हम कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए आप सबसे अनुरोध करेंगे, जहां भी हैं 2 मिनट शांति में बैठेंगे, प्रभु स्मृति में बैठकर इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप जहां भी बैठे हैं सीधा होकर के बैठें, प्रभु स्मृति में बैठेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा